नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। कल राहुल गांधी ने 100 मिनट के अपने भाषण से जो एक तरह से चिंगारी लगाई है, जो आग एक तरह से लगाई है, वो अभी तक धधक रही है। बीजेपी को ये समझ नहीं आ रहा है कि इसकी काट वो क्या लेकर आए, इसीलिए झूठ के सहारे एक पूरा का पूरा एक प्रोपेगेंडा खड़ा कर दिया गया है। जो राहुल गांधी ने कहा नहीं, वो कहने की कोशिश की जा रही है। लेकिन झूठ को आप कितना भी फैलाएं, वो सच से आगे नहीं बढ़ सकता है। और यही वजह है कि कल प्रधानमंत्री ने खुद वहां पर पार्लियामेंट में ही खड़े होकर राहुल गांधी के भाषण के दौरान ही कह दिया था कि यह आपत्तिजनक है कि आप तमाम हिंदुओं को हिंसक कह रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को, ये लगता है कि देश के और हिंदुओं के असली ठेकेदार और अकेले ठेकेदार शायद वही हैं। और इसी का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने एक बहुत ही आक्रामक अंदाज में जिस तरह से जवाब दिया, वो पूरे तरीके से वायरल है। तमाम तरह के ट्रेंड्स राहुल गांधी को लेकर उनके खिलाफ चलाने की कोशिश बीजेपी ने की, लेकिन कुछ भी काम करता हुआ नहीं नजर आ रहा है। लग रहा है कि इस बार इतने असहाय नरेंद्र मोदी, इतने कमजोर नरेंद्र मोदी, इतने मजबूर नरेंद्र मोदी, इतनी मजबूर भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। जीते हुए तो वो हैं, नंबर भी उनके पास हैं, लेकिन न जाने क्यों वो इतने हताश और निराश नजर आ रहे हैं। और विपक्ष में लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो सातवें आसमान पर है। यहाँ पर सिर्फ बात राहुल गांधी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अखिलेश यादव ने भी आज जिस तरह से बखियां उधेड़ी हैं और जिन मुद्दों पर आज उन्होंने अपने ही अलग शायराना अंदाज में बातों को रखा, वो भी पूरी तरीके से वायरल है। लेकिन आप ये देखिए कि बीजेपी इतनी बौखलाई हुई है कि 30 सेकंड का जो भाषण का हिस्सा राहुल गांधी का वायरल है, जिसमें उन्होंने असली तस्वीर ये दिखा दी नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को कि आप हिंदुओं के ठेकेदार नहीं हैं, और हिंदुओं का, हिंदुइज्म का असली मतलब और मकसद क्या है, वो जो उन्होंने समझाया, उसको उस 30 सेकंड को एक्सपंज कर दिया गया है। आनन फानन में रात में ही उनके भाषण का वो हिस्सा हटा दिया गया। इस पर राहुल गांधी ने क्या कहा है और राहुल गांधी के क्या तेवर है, उन्होंने इसकी शिकायत भी की है और क्या कुछ उन्होंने कहा है, बहुत छोटी सी 18 सेकंड की बाइट है, सुनिए आप जरा। मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। तो एक्सपंज भाषण पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से हो सकता है, लेकिन लोगों के जहन से, जो लोगों के जहन में बात छप गई है या उन तक पहुंच गई है, उसको किस तरह से निकालेंगे मोदी जी और ओम बिरला जी, ये सवाल तो वाजिब है और यही सवाल उठाया जा रहा है। आज अखिलेश यादव का भाषण भी बहुत वायरल है। अखिलेश यादव ने कहा कि आवाम ने तोड़ दिया हुकूमत का गुरूर, दरबार तो लगा है लेकिन बहुत गमगीन और बेनूर है। मगर यानी कि वो कह रहे हैं कि दरबार तो आपने सजा लिया है, लेकिन न जाने क्यों इतना गमगीन और बेनूर ये नजर आ रहा है। फिर उन्होंने कहा कि हुजूर आला खामोश बैठे हैं आज तक इसी गम में, महफिल लूट गया कोई जबकि सजाई हमने। यानी कि आपने महफिल सजाई, आपके पास वो नंबर है, लेकिन लूट के पूरा विपक्ष ले गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि हारी हुई सरकार विराजमान है, जनता कह रही है कि चलने वाली नहीं बल्कि गिरने वाली सरकार है। यानी कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि आपके पास नंबर है, आपने सरकार भी बना ली है, आप बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं, लेकिन ना तो उन दावों में दम लग रहा है, ना ही आपकी बॉडी लैंग्वेज से वो पहले वाले नरेंद्र मोदी या पहले वाली बीजेपी सरकार लग रही है। क्योंकि अब जाहिर सी बात है, बीजेपी सरकार है भी नहीं, एनडीए सरकार है, लेकिन तमाम तरह की जो चीजें करने की कोशिश की जा रही है, जो कदम उठाए जा रहे हैं, मंत्रिमंडल से लेकर ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर बनाए जाने तक, वो सब कुछ ये बता रहा है कि दरअसल नरेंद्र मोदी इस गुमान में है कि वो 2019 वाले ही नरेंद्र मोदी हैं। अयोध्या से लेकर और जिस तरह से 1.5 लाख पर सिमट गए नरेंद्र मोदी, बमुश्किल उन्होंने वो जीत दर्ज की, उस सब पर जिस तरह से घेरा राहुल गांधी ने और आज अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद पासी को इस तरह से वो साथ में लेकर चल रहे हैं कि मानो कि उनकी वो एक जीत की ट्रॉफी हो, और उस ट्रॉफी को वो कभी भी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। और अवधेश पासी भी एक तरह से उसको पूरा इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अयोध्या वो जगह जहां से हराया गया है
नरेंद्र मोदी के उस नैरेटिव को, उस तमाम आडंबर को जो उन्होंने गढ़ा 10 साल में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की उस सियासत को अयोध्या से हराया गया है और ये साफ तौर पर बता दिया गया। ईवीएम को लेकर भी अखिलेश यादव ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर मैं 80 में से 80 सीटें भी जीत जाता तब भी मैं यही कहता और अभी भी यही कह रहा हूं कि ईवीएम पर भरोसा नहीं है, हमारी लड़ाई जारी रहेगी और ईवीएम को हटाया जाना चाहिए। मैं आपको सुनवाऊंगी कि क्या उन्होंने कहा है। उद्धव ठाकरे से लेकर तमाम लोग अब राहुल गांधी के एक तरह से डिफेंस में आकर खड़े हो गए हैं और नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को आईना दिखाया जा रहा है। अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी लोकसभा पहुंच चुके हैं, माफ कीजिएगा, नरेंद्र मोदी लोकसभा पहुंच चुके हैं और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव वो पेश करेंगे। उनका भाषण होगा अब से कुछ ही देर में, चंद मिनटों में, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको पता है कि प्रधानमंत्री आज क्या बोलने जा रहे हैं। उनके पास तथ्यों पे आधारित तो कोई बात नहीं है। जो राहुल गांधी ने 100 मिनट का भाषण दिया है उसके ही इर्द गिर्द पूरी रूपरेखा होने वाली है उनके भाषण की, जहां वो इमरजेंसी की याद दिला सकते हैं, वो इंदिरा गांधी की बात करेंगे, वो जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे, वो कांग्रेस को कोसेंगे, हो सकता है राहुल गांधी का मजाक उड़ाएं, विपक्ष पर तंज करें, वो तमाम चीजें वो करेंगे और वो उन मुद्दों पर, उन जरूरी मुद्दों पर वो बात नहीं करेंगे जो लगातार विपक्ष उठा रहा है। विपक्ष लगातार अग्निवीर से लेकर महिलाओं के मुद्दे, महंगाई, इन सब पर लगातार घेर रहा है सरकार को और ये कह रहा है कि इस पर जवाब दीजिए नरेंद्र मोदी, आप एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। कल राहुल गांधी ने साफ तौर पर यह कह दिया कि अग्निवीर जैसी जो योजना आप लेकर आए हैं, हमारी सरकार बनती है, बार बार वो ये कहते रहे हैं हम उसको उखाड़ कर फेंक देंगे, उसको हटा देंगे। लेकिन रक्षा मंत्री ने एक बार फिर से ये कह दिया कि एक बार रिट्रीट किया अग्निवीर की योजना को लेकर और साफ तौर पर संकेत दे दिए कि इसको वो हटाने नहीं जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो घटक दल हैं, क्या वाकई में एनडीए के जो घटक दल, खासतौर पर टीडीपी और जेडीयू, क्या वो कंफर्टेबल हैं? एक और बड़ी खबर आ रही है, बारिश के दौरान बिहार में बारिश हो रही है और उसी बारिश के दौरान नीतीश कुमार आनन फानन में गवर्नर से मिलने के लिए पहुंचे हैं और एक तरह से पूरे बिहार में सियासी हलचल इसको लेकर बहुत तेज हो गई है। और कार्यकारिणी की बैठक यहाँ पर हुई थी, जो मांगों की एक फहरिस्त दी गई थी उनकी तरफ से, वो तो है ही सामने, लेकिन राज्यपाल से उनकी मुलाकात, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। नरेंद्र मोदी जैसे ही अब से कुछ ही देर में भाषण देंगे, हम वहां पर जाएंगे, लेकिन अब तक फिलहाल जो कुछ हुआ है और जो तमाम महत्वपूर्ण भाषण अब तक हुए हैं उन सब की बात हम करेंगे और खासतौर पर राहुल गांधी को लेकर जिस तरह का एक नैरेटिव, एक प्रोपेगेंडा गढ़ा जा रहा है जो किसी भी तरीके से काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा। पूरा मीडिया लगाया हुआ है, पूरा आईटी सेल लगाया हुआ है, लेकिन राहुल गांधी ने जो कह दिया वो कह दिया और वो पूरी तरीके से वायरल है। और जो तमाम एक तरह का झूठ फैलाया जा रहा है उस पर ना तो लोगों को यकीन हो रहा है, ना ही वो लोगों तक उस तरह से पहुंच पा रहा है। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। अगर मैं जी, मेरे साथ राकेश पाठक जी, सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं, जाना माना चेहरा है, बेबाकी से अपनी बात को वो लगातार रखते रहे और रखते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आपसे कुछ ही देर में प्रधानमंत्री जी भाषण देने वाले हैं। इससे पहले मैं राहुल गांधी पर आऊं, क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकती है उनके भाषण की पूरी रूपरेखा? क्या आपको लग रहा है इमरजेंसी की याद दिला सकते हैं, इंदिरा गांधी की बात करेंगे, जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे, कांग्रेस को कोसेंगे, राहुल गांधी का मजाक उड़ाएंगे, कांग्रेस को कोसेंगे और विपक्ष का भी मजाक उड़ा सकते हैं? क्या इसके इर्द गिर्द भी होगा? क्योंकि तथ्यों पर आधारित बात करने की तो उन्हें आदत नहीं है, उन्हें या तो अपने गुणगान कराने की आदत है या सामने वाले की जी हुजूरी करवाने की आदत है। जवाब देने की तो उनकी आदत रही ही नहीं है, पूरे 10 साल हमने देखा है। देखिए बुशरा जी, पिछले 10 साल का इतिहास तो यही बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी सदन में मुद्दे की बात नहीं करते। आमतौर पर तो वे सदन में रहते ही नहीं है। पिछले 10 साल में हमने देखा है कि वे अपना भाषण देकर चले जाते हैं। विपक्ष को सुनना तो उनकी तब व्यवस्था होती है जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्ष का नेता अपनी बात रखता है। कल भी यही हुआ, राहुल गांधी को उन्होंने सुना और उसके बाद चले गए। महुआ मोइत्रा कहती रह गई कि सर मुझे तो सुनते जाइए, डरिए मत। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी ने कल जितने मुद्दे उठाए थे उसमें से उनके फायदे की एक कमजोर बॉल वे मान सकते हैं हिंदुत्व की बात, यद्यपि वो भी कमजोर बॉल नहीं थी।
राहुल गांधी अगर अगले ही क्षण ये न कह देते कि नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस हिंदू समाज नहीं है और आप इसके ठेकेदार नहीं है, अगर राहुल ये न कह पाते मौके पर या चूक जाते तो शायद राहुल गांधी की इस छोटी सी भूल चूक को नरेंद्र मोदी और उनका पूरा तंत्र मुद्दा बना देता। इसके बावजूद मुद्दा बनाने की कोशिश की, खुद प्रधानमंत्री खड़े हुए, उन्होंने कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कह रहे हैं, जबकि वो 11 मिनट की क्लिप को काटकर वायरल करने की कोशिशें भी नाकाम रही। आपने देखा सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से लोगों ने राहुल गांधी का पूरा भाषण सामने रख दिया और स्पष्ट हो गया कि राहुल गांधी बीजेपी आरएसएस के उन लोगों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं जो धर्म की राजनीति करते हैं, जो हिंसा की बात करते हैं, जो नफरत फैलाने की बात करते हैं। अब आज का जो आपका सवाल है कि नरेंद्र मोदी क्या कह सकते हैं, क्या कहेंगे, स्वाभाविक तौर पर जो आपने कहा है मुझे भी ऐसा ही लगता है, पूरे देश को ऐसा लगता है कि वे नेहरू जी से बात शुरू करेंगे, इंदिरा गांधी तक आएंगे, आपातकाल पर आएंगे, राहुल गांधी की खिल्ली उड़ा सकते हैं। हमने देखा था पिछले एक सत्र में एक बार उन्होंने कह दिया था कि कुछ लोग 50 साल के हो जाते हैं लेकिन समझदारी नहीं आती। तब उन्हें भी सुनना पड़ सकता है, हो सकता है विपक्ष का कोई नेता कह दे कुछ लोग 70-72 साल के हो जाते हैं लेकिन उनमें समझदारी नहीं आती। अब इस सदन में कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी सचमुच उन सवालों के जवाब देंगे जो राहुल गांधी ने पूछे थे? जैसे राहुल गांधी ने मणिपुर की बात भी कही थी, राहुल गांधी ने अग्निवीर का मुद्दा भी उठाया था, राहुल गांधी ने अडानी अंबानी की बात कही थी। तमाम ऐसे मुद्दे उठाए थे जिनके जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए, ये उनका अवसर है, बॉल अब उनके पाले में है। उन्हें एक एक बिंदुवार विपक्ष के नेता का और बाकी नेताओं का भी, राहुल गांधी के बाद भी हमने देखा, गौरव गोगोई को अभी हमने सुना, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सुना, महुआ मोइत्रा, बहुत सारे लोग, पप्पू यादव, तमाम लोगों ने मुद्दों की बात की है। यही संसदीय लोकतंत्र है कि जब सत्ता पक्ष खड़ा हो, ट्रेजरी बेंच की ओर से उसके मुखिया यानी सदन के मुखिया, देश के प्रधानमंत्री जब खड़े हो तो कम से कम मुद्दों पर बात करें। पर हमारा आपका तजुर्बा और इस देश का तजुर्बा ये है कि प्रधानमंत्री कभी भी वस्तुनिष्ठ होकर टू दी पॉइंट सब्जेक्ट पर बात नहीं करते। वे विषय से इतर बहुत कुछ कहेंगे, न जाने कितनी बातें वे कह डालेंगे, किससे कहानियां सुनाएंगे, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन विषय पर बात नहीं करेंगे। थोड़ी देर बाकी है, हम थोड़ी देर बाद हो सकता है हमारे दर्शकों को अभी सुना दें कि प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये सत्र अब तक विपक्ष की बढ़त का सत्र रहा है। राहुल गांधी ने और विपक्ष के तमाम नेताओं ने, आज अखिलेश यादव ने भी, मैं उनका नाम लेना भूल गया था, बहुत विस्तार से एक एक बात उन्होंने रखी। सड़कों की, स्मार्ट सिटी की हालत से लेकर अपने समय बनाए गए हाईवेज की बात की उन्होंने, अग्निवीर की बात कही, ईवीएम पर भी उन्होंने कहा कि मैं 80 की 80 सीटें अगर हम लोग जीत जाए तब भी इस पर भरोसा नहीं करेंगे। तो प्रधानमंत्री को इनके उत्तर देना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी के भाषण पर थोड़ा सा लौटें मिश्रा जी। देखिए राहुल गांधी ने, और इससे पहले भाषण की बात करें राकेश जी, अभी राहुल गांधी ने चंद मिनट पहले एक ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने अंग्रेजी में ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है, डियर प्राइम मिनिस्टर, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट for a debate in Parliament on NEET tomorrow. Our aim is to engage constructively in the interest of 24 lakh NEET aspirants who deserve answers. I believe that it would be fitting if you were to lead this debate. तो एक डिबेट के लिए नीट के मुद्दे पर यहाँ पर आमंत्रित कर दिया है राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में, और कहा है कि 24 लाख जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनके भविष्य का सवाल है और एक इंगेजिंग कंस्ट्रक्टिव एक डिबेट जो है वो हो जाए पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन आपको पता है इससे पहले भी, इलेक्शन के दौरान भी, जब चिट्ठी लिखी गई थी और कहा गया था कि प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के बीच में एक डिबेट हो, तब भी कोई जवाब नहीं आया था। और मुझे लगता है कि डिबेट जैसी चीज में तो शायद वो यकीन ही नहीं रखते हैं। देखिए मिश्रा जी, चुनाव के समय जो चुनौती उनको दी गई थी, या कहना चाहिए प्रस्ताव दिया गया था, वो 1-on-1 डिबेट का था कि दो लोग, जैसे प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है यूएसए में, अभी हुई है 4 दिन पहले जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, वो उस तरह का प्रस्ताव था।
हम जानते हैं राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच उस तरह की डिबेट होती तो नरेंद्र मोदी को बहुत असहज स्थिति का सामना करना पड़ता। वे बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बहुत सहजता से नहीं बोल पाते। सदन में तो मजबूरी है, टेलीप्रॉम्प्टर अलाउ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग कागज में लिखकर लाते हैं। अखिलेश यादव भी पॉइंट्स लिख कर लाए थे, इसमें कोई खराब बात नहीं है। लेकिन इस वक्त राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, जो अभी अभी ट्वीट किया है, आपने पढ़कर जो सुनाया, वो इस सदन में डिबेट की बात कर रहे हैं, जो खुली चर्चा है, दोनों पक्ष उस पर बात रखेंगे। लाखों करोड़ों युवाओं के भविष्य का सवाल है। ये प्रस्ताव तो राहुल गांधी पहले दिन से रख रहे हैं, जब से सत्र शुरू हुआ है। वे लगातार कह रहे थे, लेकिन नियमों का हवाला देकर सत्ता पक्ष ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पहले बात होगी, उसके बाद इस पर बात हो सकती है। राजनाथ सिंह ने भी कल शायद आश्वासन दे दिया था। जहां तक मेरी जानकारी है, सत्र का अंतिम दिन है कल। राहुल गांधी की मंशा पहले दिन से स्पष्ट है कि वे कोई इस पर विवाद नहीं चाहते। वे सत्ता और विपक्ष प्रतिपक्ष के बीच में रस्साकसी का कोई प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं कि इसमें शक्ति प्रदर्शन हो नीट के मुद्दे पर। वे बार बार ये कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि ये सदन यानी सरकार और प्रतिपक्ष इन युवाओं को यह संदेश दे कि उनकी चिंता है इस देश की सरकार को और प्रतिपक्ष को। वे एक संवेद स्वर चाहते हैं, एक मिली जुली आवाज इस सदन से निकल कर जाए और उन लाखों करोड़ों विद्यार्थियों तक ये पैगाम पहुंचे कि सरकार को उनके भविष्य की चिंता है। अब नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं कि नहीं करते, ये आज मालूम पड़ जाएगा। नहीं भी करेंगे तो कल विपक्ष फिर इसी मुद्दे को लेकर आएगा। मुझे विश्वास है कल फिर इस पर बात होगी। आज भी अखिलेश यादव ने इस पर बात रखी थी शुरुआत में, तमाम सारे वक्ताओं ने इसकी बात कही है। चर्चा क्यों नहीं होना चाहिए? क्या नरेंद्र मोदी इन्वॉल्व है इसमें? क्या सरकार इसमें संलिप्त है? अगर आप उसमें लिप्त नहीं है तो बहस कराइए, चर्चा कीजिए। जांच हो ही रही है, कह दीजिए सदन में, प्रधानमंत्री खड़े होकर कह दें, हायर एजुकेशन मिनिस्टर कह दें कि इसकी जांच होगी, कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जैसा कि अखिलेश यादव ने आज स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि ये सरकार परीक्षाएं होने नहीं देना चाहती क्योंकि वो नौकरी नहीं देना चाहती। यानी उन्होंने सीधा और खुला आरोप सदन में फ्लोर पर सरकार के ऊपर लगा दिया है कि ये सरकार ही नहीं चाहती परीक्षा हो। एक तरह से पेपर लीक का आरोप भी सरकार पर उन्होंने मढ़ दिया है। तो मौका है प्रधानमंत्री के पास, वे सदन में बहस करें, विपक्ष के तमाम सवालों का उत्तर दें, जितने आरोप लगे उनका जवाब दें। आरोप तो लगाए गए विपक्ष, उसका काम है जनता की आवाज उठाना, आरोप लगाना। जी बुशरा जी बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि क्या नीट जैसे इन तमाम मुद्दों पर जवाब देंगे प्रधानमंत्री, ये महत्वपूर्ण बात है। और लेटर बाकायदा तौर पर लिखा है प्राइम मिनिस्टर को राहुल गांधी ने, और लेटर लिखकर और ट्वीट कर ये मांग की है। देखना ये हुआ क्या इस पर कोई जवाब दिया जाता है। लेकिन सीधे हम लोकसभा का रुख करेंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री वहां पर बोल रहे हैं। सीधा लोकसभा लिए चलते हैं आपको। कि दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव अभियान था। देश की जनता ने दुनिया के सबसे बड़े चुनाव अभियान में जनता ने हमें चुना है और आदरणीय सभापति जी, मैं कुछ लोगों की पीड़ा समझ सकता हूं कि लगातार झूठ चलाने के बावजूद भी उनका घोर पराजय हुआ और लोकतंत्र के माननीय प्रतिपक्ष के नेता ये शोभा नहीं देता। आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया है, ये शोभा नहीं देता। आप सदन में डायरेक्शन दो। माननीय नेता जो बोल रहे हो जब खड़े हो, ये शोभा नहीं देता आपके लिए, ये उचित नहीं है संसदीय परंपराओं के अनुसार। ये तरीका ठीक नहीं है आपका। नो, ये गलत तरीका है आपका और ये तरीका इस तरीके से नहीं चलेगा बिल्कुल। नो, गलत तरीका है। नो।
ऐसे संसद के अंदर गरिमा बना के रखें आप गरिमा को तोड़ना चाहते हैं? आप संसद मर्यादा पीछे पीठ पीछे नहीं करें आपको गरिमा नहीं सदन की डायरेक्शन देते आप बेल में आने के लिए लोगों को। ये प्रतिपक्ष के नेता है आप। नो, गलत तरीका आपका माननीय प्रधानमंत्री जी। आदरणीय सभापति जी, ये विश्व का सबसे बड़ा चुनाव अभियान और उसमें भारत की जनता ने हमें तीसरी बार देश की सेवा करने का मौका दिया है। ये अपने आप में लोकतांत्रिक विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, बहुत ही गौरवपूर्ण घटना है। आदरणीय सभापति जी, हमें हर कसौटी पर कसने के बाद देश की जनता ने ये जनादेश दिया है। जनता ने हमारे 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखा है। जनता ने देखा है कि गरीबों के कल्याण के लिए हमने जिस समर्पण भाव से जन सेवा ही प्रभु सेवा इस मंत्र को चरितार्थ करते हुए हमने जो कार्य किया है, उसके कारण 10 साल में 25 करोड़ गरीब गरीबी से बाहर निकले। देश की आजादी के कालखंड में इतने कम समय में इतने लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का ये सफल प्रयास इस चुनाव में हमारे लिए आशीर्वाद का कारण बना है। आदरणीय सभापति जी, हम 2014 में जब पहली बार जीत करके आए थे तो चुनाव के अभियान में भी हमने कहा था कि हमारा करप्शन के प्रति 0 टॉलरेंस रहेगा। और आज मुझे गर्व है कि हमारे सरकार ने देश का सामान्य मानवी जो करप्शन के कारण पीड़ित था, देश को करप्शन ने दीमक की तरह खोखला कर दिया है। ऐसे में भ्रष्टाचार के प्रति हमारी जो 0 टॉलरेंस नीति है, आज देश ने हमें उसके लिए आशीर्वाद दिया है। आदरणीय सभापति जी, आज दुनिया भर में भारत की साख बढ़ी है। आज विश्व में भारत का गौरव हो रहा है और भारत के तरफ देखने का नजरिया भी एक गौरवपूर्ण नजरिया हर भारतवासी अनुभव करता है।
आदरणीय सभापति जी, देश की जनता ने देखा है कि हमारा एकमात्र लक्ष्य नेशन फर्स्ट है, भारत सर्वप्रथम है। हमारे हर नीति, हमारे हर निर्णय, हमारे हर कार्य का एक ही तराजू रहा है कि भारत प्रथम, और भारत की इस प्रथम की भावना के साथ देश में जो आवश्यक रिफॉर्म थे, उस रिफॉर्म को भी हमने लगातार जारी रखा है। 10 वर्ष में हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, इस मंत्र को लेकर के लगातार देश के सभी लोगों का कल्याण करने का प्रयास करती रही है। आदरणीय सभापति जी, हम उस सिद्धांतों को समर्पित है जिसमें भारत के संविधान के स्पिरिट के अनुसार सर्वपंथ संभाव, उस विचार को सर्वोपरि रखते हुए हमने देश की सेवा करने का प्रयास किया। आदरणीय सभापति जी, इस देश ने लंबे अरसे तक तुष्टीकरण की राजनीति भी देखी। इस देश ने लंबे अरसे तक तुष्टीकरण का, गवर्नेंस का मॉडल भी देखा। देश ने पहली बार सेक्युलरिज्म का एक पूरा हमने जो प्रयास किया, और वो हमने तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण, और संतुष्टीकरण के विचार को लेकर के हम चले हैं। और जब हम संतुष्टीकरण की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हर योजना का सैचुरेशन, गवर्नेंस की आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने की हमारी जो संकल्पना है, इसको परिपूर्ण करना। और जब हम सैचुरेशन के सिद्धांत को लेकर चलते हैं, तब सैचुरेशन सच्चे अर्थ में सामाजिक न्याय होता है। सैचुरेशन सच्चे अर्थ में सेक्युलरिज्म होता है, और उसी को देश की जनता ने हमें तीसरी बार बिठा करके मोहर लगा दी है। आदरणीय सभापति जी, अपीजमेंट ने इस देश को तबाह करके रखा है, और इसलिए हमने जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन, इस सिद्धांत को लेकर के हम चले हैं। आदरणीय सभापति जी, 10 साल के हमारे कार्य को देखने परखने के बाद भारत की जनता ने हमारा समर्थन किया है। आदरणीय सभापति जी, हमें फिर एक बार 140 करोड़ देशवासियों की सेवा करने का मौका मिला है। आदरणीय सभापति जी, इस चुनाव ने इस बात को सिद्ध किया है कि भारत की जनता कितनी परिपक्व है, भारत की जनता कितने विवेकपूर्ण रूप से और कितने उच्च आदर्शों को लेकर के अपने विवेक का सद्बुद्धि से उपयोग करती है, और उसी का नतीजा है कि आज तीसरी बार
हम आपके सामने, देश की जनता के सामने नम्रता पूर्वक सेवा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता ने हमारी नीतियों को देखा है, हमारी नीयत, हमारी निष्ठा, उस पर देश की जनता ने भरोसा किया है। आदरणीय सभापति जी, इस चुनाव में हम जनता के बीच एक बड़े संकल्प के साथ देश की जनता के पास आशीर्वाद मांगने के लिए गए थे और हमने आशीर्वाद मांगा था विकसित भारत के हमारे संकल्प के लिए। हमने विकसित भारत के निर्माण के लिए एक प्रतिबद्धता के साथ, एक शुभ निष्ठा के साथ जन सामान्य का कल्याण करने के इरादे से हम गए थे। जनता ने विकसित भारत के संकल्प को चार चांद लगा करके हमें फिर से एक बार विजयी बना करके देश की जनता की सेवा करने का मौका दिया है। आदरणीय सभापति जी, जब देश विकसित होता है तब कोटि कोटि जनों के सपने पूरे होते हैं। देश जब विकसित होता है तब कोटि कोटि जनों के संकल्प सिद्ध होते हैं। आदरणीय सभापति जी, जब देश विकसित होता है तब आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मजबूत नींव उनके सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हो जाती है। आदरणीय सभापति जी, विकसित भारत का सीधा सीधा लाभ हमारे देश के नागरिकों की गरिमा, हमारे देश के नागरिकों के क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार, ये स्वाभाविक हमें विकसित भारत होने से देश के कोटि कोटि जनों के भाग्य में आता है। आजादी के बाद मेरा देश का सामान्य नागरिक इन चीजों के लिए तरसता रहा है। आदरणीय सभापति जी, जब विकसित भारत होता है तब हमारे गांव की स्थिति, हमारे शहरों की स्थिति, उसमें भी बहुत बड़ा सुधार होता है। गांव के जीवन में गौरव भी होता है, गरिमा भी होती है और विकास के नए नए अवसर भी होते हैं। हमारे शहरों का विकास भी एक अवसर के रूप में विकसित भारत में उभरता है, तब दुनिया की विकास यात्रा में भारत के शहर भी बराबरी करेंगे, ये हमारा सपना है। आदरणीय सभापति जी, विकसित भारत का मतलब होता है कोटि कोटि नागरिकों को कोटि कोटि अवसर उपलब्ध होते हैं, अनेक अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं और वो अपने कौशल्य, अपनी क्षमता और संसाधनों के अनुसार विकास की नई सीमाओं को प्राप्त कर सकता है। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, मैं आज आपके माध्यम से देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं, मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं
कि विकसित भारत के जिस संकल्प को लेकर के हम चले हैं, उस संकल्प की पूर्ति के लिए हम भरसक प्रयास करेंगे, पूरी निष्ठा से करेंगे, पूरी ईमानदारी से करेंगे और हमारा समय का पल पल और हमारे शरीर का कण कण हम देशवासियों को विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लगाएंगे। हमने देश की जनता को कहा था 24/7 फॉर 2047। आज मैं इस सदन में ही दोहराता हूं कि हम उस काम को अवश्य पूरा करेंगे। आदरणीय सभापति जी, 2014 के उन दिनों को याद कीजिए। उन 2014 के उन दिनों को याद करेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि हमारे देश के लोगों ने उनका आत्मविश्वास खो चुका था। देश निराशा की गर्त में डूब चुका था। ऐसे समय 2014 के पहले देश ने जो सबसे बड़ा नुकसान भुगता था, जो सबसे बड़ी अमानत खोई थी, वो था देशवासियों का आत्मविश्वास। और जब विश्वास और आत्मविश्वास खो जाता है, तब उस व्यक्ति को, उस समाज को, देश को खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। और उस समय सामान्य मानवी के मुंह से यही निकलता था कि वो इस देश का कुछ हो नहीं सकता। उस समय हर जगह पे ये 7 शब्द सुनाई देते थे, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। यही शब्द 2014 के पहले सुनाई देते थे। भारतीयों की हताशा के इन 7 शब्द एक प्रकार से पहचान बन गए थे। उस समय आए दिन अखबार खोलते थे तो घोटालों की खबरें ही पढ़ने को मिलती थी और सैकड़ों करोड़ के घोटाले, रोज नए घोटाले, घोटालों से स्पर्धा, ये घोटालेबाज लोगों के घोटाले, इसी का एक कालखंड था। और बेशर्मी के साथ सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी कर लिया जाता था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो 15 पैसा पहुंचता है। 1 रुपये में 85 पैसे का घोटाला। इस घोटालों की दुनिया ने देश को निराशा की गर्त में डुबो दिया था। पॉलिसी पैरालिसिस था, फ्रेजाइल 5 में पहुंच चुके थे। भाई भतीजावाद इतना फैला हुआ था कि जिसके लिए सामान्य नौजवान तो आशा छोड़ चुका था कि अगर कोई सिफारिश करने वाला नहीं है तो जिंदगी अटक जाएगी। ये स्थिति पैदा हुई थी। गरीब को घर लेना हो, हजारों रुपए की रिश्वत देनी पड़ती थी। आदरणीय सभापति जी, अरे गैस के कनेक्शन के लिए मेंबर पार्लियामेंट के यहाँ, सांसदों के यहाँ अच्छों को चक्कर काटने पड़ते थे और वो भी बिना कट के लिए गैस के कनेक्शन नहीं मिलते थे। आदरणीय सभापति जी, मुफ्त राशन भी पता नहीं कब बाजार में दुकान पर बोर्ड लटक जाए।
हक का राशन नहीं मिलता था, उसके लिए भी रिश्वत देनी पड़ती थी। और हमारे ज्यादातर भारतीय भाई बहन इतने निराश हो चुके थे कि वो अपने भाग्य को दोष दे करके, अपने नसीब को दोष दे करके जिंदगी काटने के लिए मजबूर हो जाते थे। आदरणीय सभापति जी, वो एक वक्त था 2014 के पहले, जब वो 7 शब्द हिंदुस्तान के जनमन में स्थिर हो चुके थे। निराशा की गर्त में डूबा हुआ समाज था। तब देश की जनता ने हमें सेवा करने के लिए चुना और वो पल देश के परिवर्तित युग का प्रारंभ हो चुका था। और 10 साल में मैं कहूंगा मेरी सरकार की अनेक सफलताएं हैं, अनेक सिद्धियां हैं, लेकिन एक सिद्धि जिसने हर सिद्धियों में भी जोर भर दिया, ताकत भर दी, वो थी देश निराशा की गर्त में से निकल करके आशा और विश्वास के साथ खड़ा हो गया। देश में आत्मविश्वास बुलंदी पर पहुंचा और उसके कारण वो सब वक्त का जो शब्द थे देश की युवा पीढ़ी की डिक्शनरी से निकलने लगे। धीरे धीरे देश के मन में स्थिर हो गया। जो 2014 से पहले कहते थे कुछ नहीं हो सकता, वो कहने लगे कि अब इस देश में सब कुछ हो सकता है, इस देश में सब कुछ संभव है। ये विश्वास जताने का काम किया हमने। जब हमने सबसे पहले तेज 5G रोल आउट हमने दिखाया, आज देश कहने लगा तीव्र गति से 5G का रोल आउट होना। देश गौरव से कहने लगा भारत कुछ भी कर सकता है। आदरणीय सभापति जी, वो एक जमाना था जब कोयले घोटाले में बड़ों के हाथ काले हो चुके थे। आज कोयले का सर्वाधिक उत्पाद, सर्वाधिक प्रोडक्शन, आज कोल प्रोडक्शन के विक्रम हुए हैं और इसी के कारण देश अब कहने लगा है अब भारत कुछ भी कर सकता है। आदरणीय सभापति जी, वो एक समय था 2014 के पहले जब फोन बैंकिंग करके बड़े बड़े बैंक घोटाले किए जा रहे थे। अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह बैंक का खजाना लूट लिया गया था। आदरणीय सभापति जी, 2014 के बाद नीतियों में परिवर्तन, निर्णयों में गति, निष्ठा, प्रामाणिकता की, और उसी का परिणाम है दुनिया की अच्छी बैंकों में आज भारत की बैंकों का स्थान बन गया। आज भारत की बैंक सर्वाधिक मुनाफा करने वाली बैंक बन गई और लोगों की सेवा करने के लिए गए। आदरणीय सभापति जी, 2014 के पहले वो भी एक वक्त था कि जब आतंकी आकर के जी चाहे वहां, जब चाहे वहां हमला कर सकते थे। 2014 के बाद स्थिति ये बनी कि जब वहां उस समय 14 के पहले निर्दोष लोग मारे जाते थे, हिंदुस्तान के कोने कोने को टारगेट किया जाता था और सरकारें
चुपचाप बैठी रहती थी, मुंह तक खोलने को तैयार नहीं थी। आज 2014 के बाद का हिंदुस्तान घर में घुसकर मारता है, सर्जिकल स्ट्राइक करता है, एयर स्ट्राइक करता है और आतंकवाद के आकाओं को भी सबक सिखाने का सामर्थ्य दिखा दिया है। आज आदरणीय सभापति जी, देश का एक एक नागरिक जानता है कि अपनी सुरक्षा के लिए भारत कुछ भी कर सकता है। आदरणीय सभापति जी, आर्टिकल 370 इसकी पूजा करने के वाले लोगों ने, वोट बैंक की राजनीति का हथियार बनाने वालों ने 370 को उसने जम्मू कश्मीर का जो हालात कर दिए थे, वहां के लोगों के अधिकार छीन लिए थे। भारत का संविधान जम्मू की कश्मीर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता था और यहां संविधान सर पे रख करके नाचने वाले लोग संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू करने का हौसला नहीं रखते, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया करते थे। और 370 का वो जमाना था, सेनाओं पर पत्थर चलते थे और लोग निराशा में डूब करके कहते थे अब तो जम्मू कश्मीर में कोई हो नहीं सकता है। आज आर्टिकल 370 की दीवार गिरी, पत्थरबाजी बंद है, लोकतंत्र मजबूत है और लोग बढ़ चढ़ करके भारत के संविधान में भरोसा करते हुए, भारत के तिरंगे झंडे पर भरोसा करते हुए, भारत के लोकतंत्र में भरोसा करते हुए बढ़ चढ़ करके मतदान करने के लिए आगे आ रहे हैं। ये साफ साफ दिखाई देता है। आदरणीय सभापति जी, 140 करोड़ देशवासियों में ये विश्वास पैदा होना, ये उम्मीद, और जब विश्वास जगता है तो विकास का वो ड्राइविंग फोर्स बन जाता है। इस विश्वास ने विकास का ड्राइविंग फोर्स का काम किया है। आदरणीय सभापति जी, ये विश्वास विकसित भारत संकल्प से सिद्धि का विश्वास है। आदरणीय सभापति जी, जब आजादी का जंग चल रहा था और जो भाव देश में था, जो जोश था, उत्साह था, उमंग था, जो विश्वास था कि आजादी लेके रहेंगे, आज देश के कोटि कोटि जनों में वो विश्वास पैदा हुआ है, जिस विश्वास के कारण आज विकसित भारत होना एक प्रकार से उसकी मजबूत नींव इस चुनाव में शिलान्यास हो चुका है। जो ललक आजादी के आंदोलन में थी, वही ललक विकसित भारत के इस सपने को साकार करने में है। आदरणीय सभापति जी, आज भारत के लक्ष्य बहुत विराट है और आज
भारत को एक ऐसी स्थिति पे 10 साल में पहुंचा है कि हमें खुद से ही स्पर्धा करनी है, हमें ही अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ने हैं और नेक्स्ट लेवल पर हमें हमारी विकास की यात्रा को ले जाना है। 10 वर्षों में भारत विकास की जिस ऊंचाई पर पहुंचा है वो हमारी प्रतिस्पर्धा का एक मार्ग बन चुका है, एक बेंचमार्क बन चुका है। पिछले 10 साल में हमने जो स्पीड पकड़ी है, अब हमारा मुकाबला उसी स्पीड को और ज्यादा स्पीड में ले जाने का है और मेरा विश्वास है देश की इच्छा को हम उसी गति से पूरा करेंगे। आदरणीय सभापति जी, हम हर सफलता को, हर सेक्टर को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। आदरणीय सभापति जी, 10 सालों में भारत की इकोनॉमी को 10 साल के अल्पकाल में हम 10 नंबर से इकोनॉमी को 5 नंबर पे ले गए हैं। अब हम नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए जिस गति से निकले हैं, अब हम देश की इकोनॉमी को नंबर 3 पर ले जाएंगे। आदरणीय सभापति जी, 10 सालों में हमने भारत को मोबाइल फोन का बड़ा मैन्युफैक्चरर बना दिया, भारत को मोबाइल फोन का बड़ा एक्सपोर्टर बना दिया। अब यही काम इस हमारे टेन्योर में सेमीकंडक्टर और अन्य सेक्टर्स में हम करने जा रहे हैं। दुनिया के महत्वपूर्ण कामों में जो चिप्स काम में आएगी, वो चिप्स मेरे भारत की मिट्टी में तैयार हुई होगी, मेरे भारत के नौजवानों की बुद्धि का परिणाम होगा, मेरे भारत के नौजवानों के परिश्रम का परिणाम होगा। ये विश्वास हमारे भीतर है। आदरणीय सभापति जी, हम आधुनिक भारत की तरफ भी जाएंगे, हम विकास की नई ऊंचाइयों को, लेकिन हमारी जड़ें जमीन से जुड़ी रहेगी, हमारे पैर देश के जन सामान्य की जिंदगी से जुड़े रहेंगे और हम 4 करोड़ गरीबों के घर बना चुके हैं। आने वाले इस टेन्योर में तेज गति से 3 करोड़ और घर बना करके इस देश में किसी को भी घर के बिना रहना ना पड़े, ये हम देखेंगे। आदरणीय सभापति जी, 10 साल में विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में हमने देश की कोटि-कोटि बहनों को एंटरप्रेन्योर के क्षेत्र में एक बहुत सफलतापूर्वक हमने आगे बढ़े हैं। अब हमने उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाले हैं। अब हमारे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो बहनें काम कर रही हैं, उनकी आर्थिक गतिविधि इतनी बढ़ाना चाहते हैं, उसका इतना विस्तार करना चाहते हैं कि हम बहुत कम समय में 3 करोड़ ऐसी बहनों को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लेकर के चलने वाले हैं। आदरणीय सभापति जी, मैंने पहले भी कहा है, आज मैं फिर से दोहराया हूं, हमारी तीसरी टर्म में इसका मतलब है हम 3 गुना स्पीड से काम करेंगे। हमारी तीसरी टर्म का मतलब है
हम 3 गुना शक्ति लगाएंगे। हमारी तीसरी टर्म का मतलब है हम देशवासियों को 3 गुना परिणाम ला करके देंगे। अपने सदस्यगणों, नेता प्रतिपक्ष माननीय सदस्य, मैंने सबको मौका दिया। आपने 90 मिनट बोला, ये संसद में तरीका ठीक नहीं है। मैं आग्रह करूंगा, आप इस तरीके से संसद की मर्यादाओं को बनाए, उचित नहीं है। आप जाइए बेल में से, बैठिए। आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया। आपको 90 मिनट बोलने दिया और समय पूरा दिया। आपकी सभी सदस्यों को बोलने का अवसर दिया, लेकिन आप जब सदन के नेता बोलते हैं, जिस तरीके का व्यवहार करते हैं, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। और ये इतनी बड़ी पार्टी जो लेकर आप चल रहे हो, उसकी परंपराओं के अनुरूप भी नहीं है। ये 5 साल ऐसे चलने वाला नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, एनडीए का तीसरी बार सरकार में आना एक ऐतिहासिक घटना है। आजादी के बाद ये सौभाग्य दूसरी बार इस देश में आया है और 60 साल के बाद आया है। इसका मतलब ये सिद्धि पाना कितना कठोर परिश्रम के बाद होता है, कितना अभूतपूर्व विश्वास संपादन होने के बाद होता है। ऐसे ही ये राजनीति के खेल से नहीं होता है, जनता जनार्दन की सेवा से प्राप्त आशीर्वाद से होता है। आदरणीय सभापति जी, जनता ने हमें स्थिरता और निरंतरता, इसके लिए जनादेश दिया। लोकसभा चुनाव के साथ ही आदरणीय सभापति जी, लोगों की नजर से यह चीजें जरा ओझल हो गई। लोकसभा के चुनाव के साथ साथ हमारे देश में 4 राज्यों के बीच चुनाव हुए और आदरणीय सभापति जी, इन चारों ही राज्यों में एनडीए ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। अभूतपूर्व सफलता प्राप्त, हमने शानदार विजय प्राप्त की है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की धरती उड़ीसा ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया है। आदरणीय सभापति जी, आंध्र प्रदेश एनडीए ने क्लीन स्वीप किया है। सूक्ष्मदर्शक यंत्र में भी ये नजर नहीं आते हैं। आदरणीय सभापति जी, अरुणाचल प्रदेश हम फिर एक बार सरकार बनाई है। सिक्किम में एनडीए ने फिर एक बार सरकार बनाई है। अभी 6 महीने पहले ही आदरणीय सभापति जी, आपका होम स्टेट राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हमने प्रचंड विजय पाया है। आदरणीय सभापति जी, हमें नए नए क्षेत्रों में जनता का प्यार मिल रहा है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है।
आदरणीय सभापति जी, बीजेपी ने केरला में इस बार खाता खोला है और बड़े गर्व के साथ केरला से हमारे सांसद हमारे साथ बैठते हैं। तमिलनाडु में कई सीटों पर बीजेपी ने दमदार उपस्थिति दर्ज की है। कर्नाटक, यूपी और राजस्थान में पिछली बार की तुलना में बीजेपी का वोट परसेंट बढ़ा है। आने वाले समय में 3 राज्यों में चुनाव है। जिन राज्यों में चुनाव है उसमें से 3 की मैं बात करता हूं। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, यहां चुनाव आ रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, पिछली विधानसभा में इन 3 राज्यों में हमें जितने वोट मिले थे, इस लोकसभा चुनाव में इन 3 राज्यों में मैं उससे भी ज्यादा वोट मिले हैं। आदरणीय सभापति जी, पंजाब में भी हमारा भूतपूर्व प्रदर्शन रहा है और हमें बढ़त मिली है। जनता जनार्दन का भरपूर आशीर्वाद हमारे साथ है। आदरणीय सभापति जी, 24 के चुनाव में कांग्रेस के लिए भी इस देश की जनता ने जनादेश दिया है और इस देश की जनादेश है कि आप वहीं बैठिए, विपक्ष में ही बैठो और तर्क खत्म हो जाए तो चीखते रहो, चिल्लाते रहो। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के इतिहास का ये पहला मौका है जब लगातार 3 बार कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। कांग्रेस के इतिहास में ये तीसरी सबसे बड़ी हार है, तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है। अच्छा होता कांग्रेस अपनी हार स्वीकार करती, जनता जनार्दन के आदेश को सर आंखों पर चढ़ाती, आत्ममंथन करती, लेकिन ये तो कुछ शीर्षासन करने में लगे हुए हैं। और कांग्रेस और उसकी इकोसिस्टम दिन रात बिजली जला करके हिंदुस्तान के नागरिकों के मन में ये प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हमें हरा दिया है। आदरणीय सभापति जी, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं जरा अपने सामान्य जीवन के अनुभव से बताता हूं। कोई छोटा बच्चा साइकिल लेके निकला है और अगर वो बच्चा गिर जाता है, साइकिल से लुढ़क जाता है, रोने लगता है,
तो कोई बड़ा व्यक्ति आकर के उसके पास पहुंच जाता है और उसको कहता है देखो चींटी मर गई, देखो चिड़िया उड़ गई, अरे देखो तुम तो बहुत बढ़िया साइकिल चलाते हो, अरे तुम तो गिरे नहीं हो। ऐसा करके उसका जरा मन ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं, उसका ध्यान भटका करके उस बच्चे का मन बहला देते हैं। तो आजकल बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है। और कांग्रेस के लोग और उनका इकोसिस्टम आजकल ये मन बहलाने का काम कर रहा है। आदरणीय सभापति जी, 1984 उस चुनाव को याद कीजिए। उसके बाद इस देश में 10 लोकसभा के चुनाव हुए, 10 लोकसभा के चुनाव हुए। 84 के बाद 10-10 लोकसभा के चुनाव होने के बावजूद भी कांग्रेस 250 के आंकड़े को छू नहीं पाई है। इस बार किसी तरह 99 के चक्कर में फंसे गए हैं। आदरणीय सभापति जी, मुझे एक किस्सा याद आता है। आदरणीय सभापति जी, मुझे एक किस्सा याद आता है। आदरणीय सभापति जी, मुझे एक किस्सा याद आता है। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। कांग्रेस आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के नेताओं के बयानों में ये बयानबाजी ने
शोले फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया है। आप सबको शोले फिल्म की वो मौसी जी याद होगी। तीसरी बार तो हारे हैं, पर मौसी ये बात तो सही है, तीसरी बारी तो हारे हैं, पर मौसी मोरल विक्ट्री तो है ना। आदरणीय सभापति जी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं। अरे मौसी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं, पर हीरो तो है ना। आदरणीय सभापति जी, अरे पार्टी की लुटिया तो दुबई है। अरे मौसी, पार्टी अभी भी सांसें तो ले रही है। मैं कांग्रेस के लोगों को कहूंगा, जनादेश को फर्जी जीत के जश्न में मत दबाओ। जनादेश को फर्जी जीत के नशे में मत दबाओ, उस जश्न में मत दबाओ। ईमानदारी से देशवासियों के जनादेश को जरा समझने की कोशिश करो, उसे स्वीकार करो। आदरणीय सभापति जी, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस के जो साथी दल है, उन्होंने इस चुनाव का विश्लेषण किया है कि नहीं किया है। ये चुनाव इन साथियों के लिए भी एक संदेश है। आदरणीय सभापति जी, अब कांग्रेस पार्टी 2024 से एक परजीवी कांग्रेस पार्टी के रूप से जानी जाएगी। 2024 से जो कांग्रेस है, वो परजीवी कांग्रेस है। और परजीवी वो होता है जो जिस शरीर पर उस शरीर के साथ रहता है, ये परजीवी उसी को ही खाता है। कांग्रेस भी जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है, उसी के वोट खा जाती है और अपनी सहयोगी पार्टी की कीमत पर वो फलती फूलती है। और इसलिए कांग्रेस परजीवी कांग्रेस बन चुकी है। मैं जब परजीवी कह रहा हूं, तो तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। आदरणीय सभापति जी, मैं कुछ आंकड़े आपके माध्यम से सदन को और इस सदन के माध्यम से देश के सामने रखना चाहता हूं। जहां जहां भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला था, या जहां कांग्रेस मेजर पार्टी थी और साथी के पास 1, 2, 3 सीटें थी, वहां कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सिर्फ और सिर्फ 26% है, 26% है।
लेकिन जहां किसी का पल्लू पकड़ करके चलते थे, जहां वो जूनियर पार्टनर थे, किसी दल ने उनको कुछ दे दिया मौका, ऐसे राज्यों में कांग्रेस जहां जूनियर पार्टनर थी, उनका स्ट्राइक रेट 50% है और कांग्रेस की 99 सीटों में से ज्यादातर सीटें उनके सहयोगियों ने उनको जिताया है। और इसलिए मैं कहता हूं ये परजीवी कांग्रेस है। 16 राज्यों में जहां कांग्रेस अकेले लड़ी, वहां उसका वोट शेयर इस चुनाव में गिर चुका है। आदरणीय सभापति जी, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन 3 राज्यों में जहां कांग्रेस अपने दम पर लड़ी और 64 में से 64 में से सिर्फ 2 सीट जीत पाई है, 64 में से 2। इसका साफ मतलब है कि इस चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह परजीवी बन चुकी और अपने सहयोगी दलों के कंधे पर उन्होंने चढ़ करके ये सीटों का आंकड़ा बढ़ाया है। अगर कांग्रेस ने अपने सहयोगियों के जो वोट खाए हैं वो अगर न खाए होते तो लोकसभा में उनके लिए इतनी सीटें जीत पाना भी बहुत मुश्किल था। आदरणीय सभापति जी, ऐसे समय एक अवसर आया, देश ने विकास के रास्ते को चुना है, देश ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का मन बना लिया है। तब भारत को एकजुट होकर समृद्धि का नया सफर तय करना है। ऐसे समय ये देश का दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान में 6 दशक तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी अराजकता फैलाने में जुटी हुई है। ये दक्षिण में जाकर उत्तर के लोगों के खिलाफ बोलते हैं, ये उत्तर में जाकर के पश्चिम के खिलाफ जहर उगलते हैं, पश्चिम के लोगों के खिलाफ बोलते हैं, महापुरुषों के खिलाफ बोलते हैं। इन्होंने भाषा के आधार पर बांटने की हर कोशिश की है। जिन नेताओं ने देश के हिस्से को भारत से अलग करने की वकालत की थी, उनको संसद की टिकट देने तक का दुर्भाग्य हमें देखना पड़ा, जो कांग्रेस पार्टी ने पाप किया। कांग्रेस पार्टी खुलेआम एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ लड़ाने के लिए रोज नई नैरेटिव गढ़ रही है, नए तय अफवाहें फैला रही है। आदरणीय सभापति जी, देश के एक हिस्से के लोगों को
हीन बताने की प्रवृत्ति का भी कांग्रेस के लोग बढ़ावा दे रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस देश में आर्थिक अराजकता फैलाने की दिशा में भी सोची समझी चाल चल रही है। चुनाव के दौरान जो बातें की गई, राज्यों में, उनके राज्यों में जिस प्रकार से आर्थिक कदम ये उठा रहे हैं, ये वो रास्ता आर्थिक अराजकता की तरफ देश को घसीटने वाला है। उनके राज्य देश पर आर्थिक बोझ बन जाए, ये खेल जानबूझ करके खेला जा रहा है। मंचों से साफ साफ घोषणा की गई, अगर इनके मन का परिणाम नहीं आया, 4 जून को देश में आग लगा दी जाएगी, लोग इकट्ठे होंगे, अराजकता फैलाएंगे। ये अधिकृत रूप से आह्वान किए गए, ये अराजकता फैलाना इनका मकसद है। भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सवालों के घेरे में लाकर अराजकता फैलाने का प्रयास किया गया है। सीएए को लेकर जो अराजकता फैलाई गई, देश के लोगों में गुमराह करने का जो खेल खेला गया, पूरी इकोसिस्टम इस बात को बल देती रही ताकि उनके राजनीतिक मकसद पूरे हो। आदरणीय सभापति जी, देश को दंगों में झोंकने के भी कुत्सित प्रयास पूरे देश ने देखे हैं। आदरणीय सभापति जी, आजकल सिंपैथी गेन करने का एक नई ड्रामेबाजी शुरू की गई है, नया खेल खेला जा रहा है। मैं एक किस्सा सुनाता हूं। एक बच्चा स्कूल से आया और जोर जोर से रोने लगा और उसकी मां भी डर गई, क्या हो गया, बहुत रोने लगा और फिर कहने लगा, मां मुझे आज स्कूल में मारा गया, आज स्कूल में मुझे उसने मारा, आज स्कूल में मुझे इसने मारा, और जोरों जोरों से रोने लगा। मां परेशान हो गई। उसने उसे पूछा कि बेटा बात क्या थी, लेकिन वो बता नहीं रहा था, बस रो रहा था, मुझे मारा, मुझे मारा। बच्चा ये नहीं बता रहा था कि आज स्कूल में उस बच्चे ने किसी बच्चे को मां की गाली दी थी। उसने ये नहीं बताया किसी बच्चे की किताबें उसने फाड़ दी थी। उसने ये नहीं बताया कि उसने टीचर को चोर कहा था। उसने ये नहीं बताया कि किसी का टिफिन चुरा करके खा गया था। हमने कल सदन में यही बचकाना हरकत देखी है। कल यहां बालक बुद्धि का विलाप चल रहा था।
मुझे मारा गया, मुझे इसने मारा, मुझे उसने मारा, मुझे यहां मारा, मुझे वहां मारा, ये चल रहा था। आदरणीय सभापति जी, सिंपैथी हासिल करने के लिए ये नया ड्रामा चलाया गया है, लेकिन देश ये सच्चाई जानते हैं कि ये हजारों करोड़ रुपए उसकी हेराफेरी के मामले में जमानत पर बाहर है। ये ओबीसी वर्ग के लोगों को चोर बताने के मामले में सजा पा चुके हैं। इनको देश की सर्वोच्च अदालत पर गैर जिम्मेदाराना बयान देने के बाद माफी मांगनी पड़ी है। इन पर महान स्वातंत्र सेनानी वीर सावरकर जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान करने का मुकदमा है। इन पर देश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष को हत्यारा कहने का मुकदमा चल रहा है। इन पर अनेक नेताओं, अधिकारियों, संस्थानों पर झूठ बोलने के गंभीर आरोप हैं और वो केस चल रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। इनकी सच्चाई आदरणीय सभापति जी अब पूरा देश समझ गया है। इसलिए आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। बैठिए माननीय सदस्य प्लीज। ये तरीका आदरणीय अध्यक्ष जी, तुलसीदास जी कह गए हैं, अखिलेश जी, तुलसीदास जी कह गए हैं, जूठई लेना जूठई देना, जूठई भोजन जूठई चबेना। तुलसीदास जी ने कहा है जूठई लेना, जूठई देना, जूठई भोजन जूठई चबेना। कांग्रेस ने झूठ को राजनीति का हथियार बनाया। कांग्रेस के मुंह
जूठ लग गया है। जैसे वो आदमखोर एनिमल होता है ना, जिसको लहू मुंह पे लग जाता है, वैसे आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के मुंह झूठ का खून लग गया है। देश ने कल 1 जुलाई को खटाखट दिवस भी मनाया है। एक जुलाई को लोग अपने बैंक अकाउंट चेक कर रहे थे कि 8,500 रुपये आए कि नहीं आए। ये झूठ नैरेटिव का परिणाम देखिए। इसी चुनाव में कांग्रेस ने देशवासियों को गुमराह किया। माताओं बहनों को हर महीने 8,500 रुपये देने का झूठ। इन माताओं के बहनों के दिलों को जो चोट लगी है ना, वो श्राप बन करके ये कांग्रेस को तबाह करने वाली है। आदरणीय सभापति जी, ईवीएम को लेकर झूठ, संविधान को लेकर झूठ, आरक्षण को लेकर झूठ, उससे पहले राफेल को लेकर झूठ, HAL को लेकर के झूठ, LIC को लेकर के झूठ, बैंकों को लेकर झूठ, कर्मचारियों को भी भड़काने के प्रयास हुए। हौसला तो इतना बढ़ गया कि कल सदन को भी गुमराह करने का प्रयास हुआ। कल अग्निवीर को लेकर सदन में झूठ बोला गया। कल यहां भरपूर असत्य बोला गया कि MSP नहीं दिया जा रहा। अध्यक्ष जी, संविधान की गरिमा से खिलवाड़ ये सदन का दुर्भाग्य है। और अनेक बार लोकसभा में जीत करके आए लोग सदन की गरिमा के साथ खिलवाड़ करें, ये शोभा नहीं देता है। आदरणीय सभापति जी, जो दल 60 साल तक यहां बैठा है, जो सरकार के कामों को जानता है, जिसके पास अनुभवी नेताओं की श्रृंखला है, वे जब अराजकता के इस रास्ते पर चले जाएं, झूठ के रास्ते को चुन ले, तब देश गंभीर संकट की तरफ जा रहा है। इसका सबूत मिल रहा है। आदरणीय सभापति जी, सदन की गरिमा से खिलवाड़ ये हमारे संविधान निर्माताओं का अपमान है। इस देश के महापुरुषों का अपमान है। देश के लिए, आजादी के लिए बलिदान देने वाले वीर सपूतों का अपमान है। और इसलिए आदरणीय सभापति जी, मैं जानता हूं आप बहुत सहृदयी हैं, आप उदार मन के मालिक हैं। आप संकट के समय भी हल्की फुल्की मीठी मुस्कान के साथ
चीजों को झेल लेते हैं, लेकिन आदरणीय सभापति जी, अब जो हो रहा है, कल जो हुआ है, वो गंभीरता से लिए बिना संसदीय लोकतंत्र को हम रक्षित नहीं कर पाएंगे। आदरणीय सभापति जी, इन हरकतों को बालक बुद्धि कह करके, बालक बुद्धि मान करके हम नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, कतई नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके पीछे इरादे नेक नहीं है, इरादे गंभीर खतरे के हैं, और मैं देशवासियों को भी जगाना चाहता हूं। आदरणीय सभापति जी, इन लोगों का झूठ हमारे देश के नागरिकों की विवेक बुद्धि पर आशंका व्यक्त करता है। उनका झूठ देश के